बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था कि आर्मी चीफ़ की तकर्रुरी कौन करेगा। तो नई हुकूमत बन गई, तब भी इमरान खान का कहना यह था कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगा दें तो मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अब ये पता चला है कि शहबाज शरीफ यानी नए वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं, वो आर्मी चीफ़ का तकर्रुर नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। और जनाब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो शॉर्ट मार्च होकर और फिर अब गायब ही हो गया है। अब तो वो जलसों और जलसियों पर आ गए हैं। वो क्या करने जा रहे हैं। वैसे शेख रशीद साहब को अभी भी उम्मीद है कि ये 17 जुलाई के बाद हुकूमत बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, और जबकि हुकूमत उनके लोगों पर आर्टिकल 6 का केस बनाने की तैयारियां कर रही है, और चौधरी बरादरान की लड़ाई जो है वो पीक पर पहुंच गई है, लड़ पड़े आपस में। और परवेज़ इलाही को लगता है कि अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं इक़्तिदार के मज़ीद मज़े लेने की। तो ये सारी बातें हैं। और तो सबसे पहले इमरान खान साहब से शुरू कर लें। फेवरेट टॉपिक हमारा यही होता है। तो इमरान खान साहब वो जो लॉन्ग मार्च करने निकले थे, जो धरने देने थे और अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर, और कि जी अब कौम सारी जाग गई है और आज़ादी लेने के लिए निकले थे, तो वो लगता है वो आज़ादी और वो सब कुछ भूल भुला गए हैं। आज़ादी तो ज़ाहिर है, आज़ादी के लिए जो जंग शुरू होती है वो तो ख़त्म नहीं होती कभी भी। लेकिन इमरान खान साहब अपनी आज़ादी जो दिलवाने के लिए हमें चले थे, पहले एक तो उन्होंने हमें अपने सोच के मुताबिक हमें ग़ुलाम बनाया, और फिर उसकी आज़ादी दिलवाने चले थे, तो वो अब वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया उनका। अब वो कल लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। लाहौर में 4 हलकों में वो है इलेक्शन है सूबाई असम्बली का 17 तारीख को। तो इलेक्शन कैंपेन है। असूलन तो उन्हें चाहिए था कि कोई बड़ा सा जलसा करते मीनारे पाकिस्तान पे, वो जो उनका ट्रेंड है, और ज़रा रौनक लगती, लेकिन वो जलसा भी नहीं कर रहे। वो चारों हलकों में जाएंगे, विज़िट करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे से वो कॉर्नर मीटिंग टाइप कह लें, या जो भी एक इंडोर एक्टिविटी होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ कुछ लोगों से मिलेंगे और उसके बाद ख़त्म। तो ये टोटल उनकी इलेक्शन कैंपेन है। असल में वो इलेक्शन हार बैठे हैं, दिल से, अपने दिल से वो हार बैठे हैं इलेक्शन। तो अब तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है। और वैसे तो उनकी ज़िंदगी में तो मौजज़े बहुत से हुए में, उनको हुकूमत भी मिल गई थी, चलती भी रही, पता नहीं मौकलों के सर पे चली या जैसे भी चली, वो चल गई थी। 3.5 साल तो चली गई ना। तो अब भी देखते हैं क्या होता है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बहुत मुश्किल है। और दूसरा, उन्होंने बड़े जलसे का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा मैं 2 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा करूँगा, परेड ग्राउंड में। अच्छा, बंदा पूछे कि भाईजान लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, आप लाहौर आ रहे हैं तो यहाँ पर जलसा कर लें, लेकिन वो यहाँ की बजाय वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। और इस दफ़ा उन्होंने एक और भी इजाफा कर दिया, उनका सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के लोग आएंगे। तो उन पर जो इल्ज़ाम लगता है कि वो सारा KP से आ जाते हैं, लोग उठा के भर्ती कर लेते हैं, लोगों को ले आते हैं, उसकी बजाय वो शो करना चाह रहे हैं कि मेरे पास इस्लामाबाद में बड़ी पावर है। हालांकि पावर कोई नहीं है उनके पास। अब वो आपने देखा होगा कि अदालत में गए हुए थे अपनी ज़मानत के लिए, तो वहाँ पर भी कोई बंदा नहीं था उनके साथ। वो होता ना कि एक लीडर निकला है तो कोई जुलूस बन जाएगा, लोग आते रहेंगे, साथ साथ शामिल हो जाएंगे। ज़ाहिर लोकल कोई तंजीम होती है, कुछ लोगों के ओहदेदारान होते हैं पार्टी के, वो सब अपना शो करते हैं ना, पावर शो करनी होती है, लेकिन कोई भी नहीं, उनके साथ कोई भी नहीं था। तो बहरहाल उन्होंने इसी तरह से अपना गुजारा कर लिया। अब उनका जलसा और ये जलसियाँ जो कल उन्होंने लाहौर में छोटे छोटे से गैदरिंग्स करनी है, उसको जलसी कहेंगे और क्या कहेंगे हम। तो वो जो करनी है उसको हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अच्छा, लेकिन जो शेख रशीद साहब हैं उन्हें अभी भी उम्मीद है। उनका ख्याल ये है कि वो तो कह रहे हैं कि मैं लिख के ले लें मुझसे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर 17 जुलाई को हमारे यानी उनके जो मुनहरिफ अरकान थे वो लोटे हार गए, जिनको वो लोटे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर यह हुकूमत गई। अच्छा, पता नहीं कैसे। एक तो खैर वो तो हर चीज़ को लिख के देने को तैयार होते ना, वो तो ये भी लिख के देने को तैयार थे कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, तो अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब हो गई। तो उनके लिखे हुए जो है ना वो लिखे नहीं जाते कहीं। खैर अब भी वो अपनी तरफ से वो ये ऑफ़र दे रहे हैं, तो वो तो उनका काम नहीं चलना। लेकिन लाहौर के या ये जो पंजाब के 17 हलकों में इलेक्शन होना है, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। 17 तारीख को होना है, 20 हलकों में इलेक्शन होना है, तो फ़र्क ये पड़। वैसे तो जो मैंने अभी पहले कहा कि पार्टी जो है PTI अपने तौर पे हिम्मत हार चुकी हुई है। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान, उन्होंने भी कहा था कि हुकूमत ने प्लानिंग किया हमें 18 सीटों पर हराने की। यानी उन्हें नज़र आ रहा है कि 18 सीटें पर उनके लिए जीतना मुश्किल है, 2 की उन्हें हो सकता है उम्मीद हो, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन तो सर पे खड़ा है,
और अगर उन्हें कोई 2-4 सीटें फालतू मिल भी गई तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि पंजाब हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। तो वफाकी हुकूमत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान जो है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है नैब तरामीम को, जो आइन साजी हुई अभी ताज़ा तरीन, तो कानून साजी जो हुई है, तो उस पर वो कह रहे हैं उन्होंने बेनकाब कर दिया है। ओ यार, आम आदमी का नैब के कवानीन से क्या ताल्लुक़ है? ठीक है, आप अपना बताएं कि क्या होना है और आपने क्या किया उसका बताएं। अच्छा, ले दे के उनके पास एक होता था, वैसे तो हमारे यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ चलता रहा, लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में जो चला बहुत ज़्यादा वो था मकसूद चपड़ासी। नून लीग के हवाले से बड़ा शोर मचा कि एक मकसूद चपड़ासी था, उसके नाम पर वो सारे अकाउंट्स थे और उसमें पैसे आए, ये हुआ वो हुआ, साबित कहीं भी नहीं हो सका, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए मकसूद साहब। तो उससे पहले जरदारी साहब के हवाले से था कि वो फ्रूट चाट वाले और दही भल्ले वाले बेचने वाले, उनके नाम पर अकाउंट्स निकलते थे। अच्छा, उस पर भी कुछ नहीं साबित हो सका। तो अब जनाब इमरान खान साहब के चहीते परवेज़ इलाही साहब और उनके जो फर्जंदे आला हैं मुनस इलाही साहब, उनके ऊपर जो एक केस है 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें भी एक चपरासी निकल आया है। अच्छा जी, वो चपरासी जो हैं वो है नवाज़ भट्टी। तो नवाज़ भट्टी साहब के नाम पर भी कोई 32 के करीब अकाउंट्स निकल आए हैं। तो अब पीटीआई शोर नहीं मचा रही कोई भी, अब उन्हें चपरासी नहीं याद आ रहा, उन्हें तो चाहिए इस पर भी शोर मचाए ना कि एक चपरासी के नाम पर इतने सारे अकाउंट्स, 32 अकाउंट कैसे निकल आए हैं यार। हम तो सिम लेने जाएं मोबाइल की तो 5 सिमों के बाद छठी सिम नहीं मिलती लोगों को, वो कहते हैं नहीं जी आपके नाम पर 5 सिम इशू हुई हैं। अच्छा, तो ये 32 अकाउंट्स कैसे बन जाते हैं? ये मकसूद वो इनका पता करें ना ज़रा, नवाज़ भट्टी साहब के कि कैसे बन गया ये। अच्छा, वैसे तो अब नवाज़ भट्टी साहब को किसी और भी असम्बली के हवाले से एक शख्सियत है उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है कि शायद उनके कोई रिश्तेदार हैं ये, लेकिन वो हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई को सोचना चाहिए। अच्छा, वैसे अभी तक पीटीआई का अपना कोई चपरासी नहीं निकला, उन्होंने अभी तक जो पैसे खाए हैं वो ज़रा उनके ना लेवल थोड़ा सा ऊंचा है। वो कैसे खा रहे हैं? वो बिशरा बीबी के नाम पर हीरे, आपने सुन लिया वो सारी ऑडियोज़ जो चली हैं, और फ़रा गोगी साहिबा के नाम पे, फ़रा गोगी साहिबा के नाम पे ज़मीनें, वो 450 कनाल, 200 कनाल, 100 कनाल लूट मची हुई थी। वैसे तो कहते हैं कि वो सब अपॉइंटमेंट्स के पैसे भी कैश वही वसूल करती थी, लेकिन उसके बारे में अभी कोई ऐसा इस तरह से बज़ाहिर क्लेम नहीं आया है, कोई ठोस क्लेम नहीं आया है। ये जो ज़मीनों वाले हैं ये तो मलिक रियाज साहब भी खुद भी मान चुके हैं ना, जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, उनका वो तो हमने दी थी उसके नाम पर, एक तो था ट्रस्ट के नाम पे जो यूनिवर्सिटी को मिलनी थी, और बाकी मेरा ख्याल है लंगर खाने के नाम पर दी थी। तो भाई लंगर खाने के नाम पे फ़रा गोगी को क्यों दी थी? फ़रा गोगी कौन सा लंगर खाना या मेहमान खाना या वो सराय चला रही थी? वो तो सिर्फ बुशरा बीबी की चूँकि वो दोस्त थी इस वजह से जा रहा था। तो अब मुनस इलाही साहब का जो चपरासी निकला है उसके बारे में भी पीटीआई को चाहिए कोई बात करे। और वैसे तो मुनस इलाही साहब के अब्बा जान का भी मसला बना हुआ है कि उनकी पार्टी में बड़ी शदीद किस्म की फूट पड़ चुकी हुई है। आज तो जो वजाहत साहब हैं जो कि परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं, उन्होंने बड़े भाई चौधरी शुजात साहब के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। उनका शुजात साहब के बेटे जो हैं उन्होंने पैसे लिए हैं डॉलर्स में और पता नहीं क्या क्या जो भी किया उन्होंने, तो उस पर चौधरी शुजात साहब बड़े नाराज़ हैं। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा 3 एपिसोड्स का ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह तो अगर उन्होंने ये बात की तो बड़ी बेहुदा बात की है। उन्होंने कहा मेरे बेटे ऐसा नहीं कर सकते और मैं इस बात का जवाब गुजरात जाकर दूंगा। तो असल मसला ये है कि पार्टी में फूट पड़ चुकी हुई है। वो जो सारे भाई इकट्ठे होकर 4, 5, 6 सीटें मैनेज कर लेते थे और एक प्रेशर ग्रुप था बड़ा हुकूमत में रहते हुए। देखिए, परवेज़ इलाही साहब का मसला ये है कि वो उनका नवाज शरीफ के साथ तो बड़ा पुराना झगड़ा है। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि फिर दोबारा नून लीग इन हो गई है। ये झगड़ा उनका शुरू हुआ था 1986 से। 1986 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, तो परवेज़ इलाही साहब ने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की कोशिश की, जो कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ज़ाहिर है वो ज़िंदा थे और वो नवाज शरीफ साहब के हामी थे, वही तो लेकर आए थे उनको। तो उन्होंने आके बयान दिया कि नहीं इसका किला मजबूत है, और फिर वो किला मजबूत रहा, वो कुछ नहीं हो सका। उसके बाद 1990 में जब IJI जीती, नून लीग की हुकूमत मतलब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो एक मौका था कि शायद परवेज़ इलाही को मौका मिल जाए, लेकिन उन्होंने गुलाम हैदर वाही साहब को वज़ीर आला बना दिया। अच्छा, फिर 97 में जब नून लीग जीती और 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीती, तब भी उस वक्त तो बल्कि मियाँ शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था परवेज़ इलाही से कि उनको वज़ीर आला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बना दिया। तो परवेज़ इलाही साहब के तो बड़े पुराने दुख हैं। हाँ, उन्हें मौका मिला
मुशर्रफ साहब के दौर में वो वज़ीर आला बने और आसिफ ज़रदारी के दौर में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ज़रदारी साहब ने तो उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, अगरचे वो मुलज़िम हैं मुबैना तौर पर बेनज़ीर के कत्ल के, तो लेकिन ज़रदारी साहब खुले दिल के आदमी हैं, उन्होंने बना दिया था। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब दाल नहीं गलने वाली, पीपल्स पार्टी ने जो उनकी सेटिंग करवाई थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब वो बाकायदा से अलग हो गए हैं। और चौधरी वजाहत साहब ने तो कह दिया कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। अच्छा, वैसे नई पार्टी तो बननी है, एक किंग्स पार्टी बननी है, ये आप याद रखिएगा। और अब उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे, वो काफ लीग तो छोटी सी है ना, उसमें पीटीआई से लोग आएंगे और बड़ी पार्टियों से कौन कौन आएगा। अच्छा, हो सकता है कोई मजहबी जमात भी, आपको पता ना लबैक वालों ने कैसे टफ़ टाइम दिया हुआ है सिंध में, तो पंजाब में भी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी वो अपनी पावर शो करेंगे, तो वो भी हो सकते हैं, और भी कुछ पार्टीज़ हो सकती हैं। तो एक इंतखाबात से पहले एक किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश तो होगी, तो अब उसमें देखते हैं कौन कौन आता है। मुमकिन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कोई उसमें शेयर मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन ये ऐसी एफ़र्ट्स जो होती हैं हर मरतबा कामयाब नहीं होती। एफ़र्ट्स होती हैं लेकिन कामयाब कभी कभार ही होती हैं, तो लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है, तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत तो इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने का सोच रही है। कल उन्होंने अता तारड़ साहब ने और अवैस लगारी साहब ने और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत कार्रवाई करे गैर आइनी इक़दामात पर, तो आइन के ख़िलाफ़ जो काम हुआ है उस पर तो आर्टिकल 6 लगना है। तो उन्होंने सिफारिशात अपनी भेज दी हैं वफाकी हुकूमत को, ये वफाकी हुकूमत ने करना है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बेवकूफ़ी की जाएगी, लोगों को गद्दार डिक्लेयर करना और इस तरह की चीज़ों पर चला के सियासी अमल जो है ना वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। और ये तो इतनी कमज़ोर सी हुकूमत है जो मतलब वज़ीर दाखिला बेचारा बयान दे रहा होता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार होना चाहिए, और जनाबे वाला आपने ही करना है तो कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। अच्छा, इमरान खान जिस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, इमरान खान साहब मतलब वो जो फ़ौज के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन चला रहे हैं, मतलब हैरत होती है यार, उन्हें कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। आज तो सलीम साफ़ी साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ ना, उन्होंने कहा कि इनके जो करप्शन के दस्तावेजी सबूत हैं वो मिल गए हैं। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी और फराह गोगी, इन लोगों के दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं। और इसका तोड़ क्या कर रही है पीटीआई कि वो फ़ौज और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कैंपेन तेज़ कर देंगे, नई कैंपेन शुरू कर देंगे। अच्छा, नई की क्या ज़रूरत है, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देख लें, आप उनके लोगों के ट्वीट्स देख लें, मतलब वो तो बाजी नहीं आ रहे हैं। पता नहीं किसकी उन्हें सपोर्ट हासिल है कि कोई उन्हें हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मतलब हुकूमत को बार बार कहा जा रहा है, DGISPR ने पहले भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कार्रवाई करनी है, अगर कोई चीज़ गैर कानूनी हो रही है तो हुकूमत कार्रवाई करे। लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है हुकूमत में है, उनको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, उनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि क्या हो रहा है, तो उन्हें पता होगा कि क्यों नहीं कर रहे। तो वैसे तो लगता है कि हुकूमत एक बड़े अपने इख्तियार से दस्तबरदार हो रही है, और वो इख्तियार है आर्मी चीफ़ की तकर्री का। अच्छा, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में फरमाया है कि आर्मी अपना आर्मी चीफ़ जो है वो खुद ही मुंतखब कर ले, यानी मे बी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह का बड़े लेवल का जो भी उनका प्लेटफॉर्म हो, उस पर वो फोरम जो भी हो उस पर बैठें और अपना डिसाइड करें और लगा दें। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वो वज़ीर दिफा हैं जो इससे पहले दोनों जब आर्मी चीफ़ की तकर्री हुई, अपना राहिल शरीफ साहब और कमर बाजवा साहब, दोनों मरतबा वो मौजूद थे बतौर वज़ीर दिफा। अच्छा, ऐसे शख्स का इस तरह का बयान देना मतलब वो बड़ी अजीब बात है। वैसे वो पार्टी जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेके चलती है और लोग इस वजह से मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं, मतलब मुल्क की बड़ी अक्सरियत उनके साथ है कि वो मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं कि अवाम का हक़ है हुकूमत करना, रूल करना, फ़ैसले करना मुल्क के मुस्तकबिल के। पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ पर ये होना चाहिए। उस पार्टी का वज़ीर दिफा ये बयान दे रहा है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री तो उन्हें खुद कर देनी चाहिए। यानी एक बात तो वो ये मान रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म ये तकर्री नहीं करेंगे, तो फिर जो इमरान खान का वो था फिर उसकी मान ले, उसको कर लेने थे यार।
मतलब मजाक बनाया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब ने। तो इससे पहले यही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो मुशर्रफ साहब की वापसी के हवाले से भी बयान दे चुके हैं। मतलब यार आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों में पढ़ने की? आप अपना काम करें। आप बतौर वज़ीर दिफा, आपकी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, अच्छा आप वो नहीं एक्सरसाइज कर सकते, आपकी मजबूरी है, तो यार आप बाकी तो चलने दें सिस्टम। अच्छा, ये वही वज़ीर दिफा हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कह रहे थे कि इमरान खान ने बहुत स्पेस दिया फ़ौज को ना, अपनी जो सिविल हुकूमत की स्पेस थी, काम करने के जो इख्तियारात थे वो उन्हें सरेंडर किया है। अच्छा, इमरान खान ने तो सरेंडर किया है, मान लिया, हमने मान लिया, तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप आर्मी चीफ की तकर्री का जो एक बड़ी अथॉरिटी है उससे भी आप सरेंडर करने को तैयार बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब ये हम नहीं, मतलब आप किस बात से डरते हैं? आपको, हाँ, नून लीग ने इसकी कीमत भुगती है, उनकी हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म की गई हैं, सारी दुनिया मानती है कि हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन दोबारा मिलती भी तो है यार। अवाम आपको वोट देते हैं, लोग आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के, नवाज शरीफ के बयानिए के और नवाज शरीफ के साथ हैं लोग। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप क्यों चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें, वो बेस ही ख़त्म कर दी जाए, उसको बदल दिया जाए? ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो मुझे तो लगता है फिर किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो मतलब इतना डरपोक या इतना बुज़दिल या इस तरह से सरेंडर करने वाला बंदा तो वज़ीर दिफा तो नहीं होना चाहिए। मतलब वो नवाज शरीफ साहब के दोस्त भी हैं, नवाज शरीफ साहब को ही चाहिए कि वो इस मामले को देखें, या तो पार्टी अनाउंस कर दे कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी है और ठीक है जी हम भी सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। जिस बात पे ख्वाजा आसिफ साहब इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे, पार्टी अनाउंस कर दे कि हमने भी सब कुछ सरेंडर कर दिया, हम तो सिर्फ वो एक नुमाइशी वज़ीर आज़म के तौर पर आए हैं। जैसे पहले वाला कठपुतली था ना, अब वो बहुत सी चीज़ों में कहता है वो फ़लाने कर दिया, वो फ़लाने कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। तो इस तरह ये पहले अनाउंस कर दे यार, बाद में भी तो रोना धोना है ना, तो पहले बता दे कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को रोकें और उन्हें समझाएं या उन्हें तब्दील कर दें, उन्हें दे दें, आप कोई माहौलियात की वजारत दे दें, दरख्त लगाते फिरें कहीं जाके जंगलों में ज़रताज गुल साहिबा की तरह, और बताएं कि कौन खूबसूरत वज़ीर आज़म है और कौन हमारे मिनिस्टर्स की पर्सनैलिटी कैसी है और किसकी ड्रेसिंग कैसी है। इस तरह की बातें किया करें यार। अब वज़ीर दिफा के लेवल की ये बातें नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, फिर ये छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को इस बारे में ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब इसलिए कह रहा हूँ कि असल पावर्स तो उन्हीं के पास है ना, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब क्या करते फिर रहे हैं, वो पहुँचे हुए हैं कराची। अब तो खैर वापस आ गए, लेकिन वो एक रोज़ा दौरे पर गए थे। एक तो उन्होंने ताज़ियत करनी थी आसिफ ज़रदारी साहब से, वो तो चलें, सियासी लीडर्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जाना चाहिए था उन्हें, वो चले गए हैं। दूसरा वो MQM को मनाते फिर रहे हैं। अच्छा भाई, मनाने की क्या बात है, आपने उनके साथ जो वादे किए हैं वो पूरे कर दें। उन्हें अगर गवर्नरशिप के लिए आपने वादा किया था तो अब उन्हें दें। अच्छा, और अगर आप समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो फिर आपको वादा नहीं करना चाहिए था। मतलब कहीं भी वादा नहीं पूरा हो रहा। ये जो बड़े बड़े आपके इत्तेहादी थे, मतलब एक वोट से हुकूमत कायम है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि 17 जुलाई का शेख रशीद साहब वाला जो बयान है कि 17 जुलाई वाले इलेक्शन के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और भाई क्यों ख़त्म हो जाएगी, वो तो पंजाब में है, फेडरल गवर्नमेंट को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी तो एक वोट के सर पे खड़ी हुई है। तो आप MQM के जो 7-8 वोट हैं, आप उनको किस तरह से नाराज़ कर सकते हैं? मैं उनके साथ अगर कमिटमेंट है पूरी करें। आप तो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं पूरी कर रहे कमिटमेंट। पीपल्स पार्टी को जो पंजाब में वजारतें देनी थी, आज कितने दिन गुजर गए हैं यार। मतलब आपकी कैबिनेट इसलिए नहीं बन पा रही कि आप जो पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट है उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अच्छा, सिंध में आपने अगर गवर्नरशिप का वादा किया हुआ है तो उनको दे, वो पूरा कर दे ताकि काम आगे चले। अच्छा, KP में ANP के साथ वादा था, उनको भी गवर्नरशिप देनी थी, वो भी नहीं पूरा हो रहा। तो वज़ीर आज़म साहब इन मसाइल को हल करें ताकि ये झंझट ख़त्म हो, ये आपस में इत्तेहादियों का जो है ना ये ख़त्म हो और लोगों की ड्यूटीज़ लगें। वो जो वजारतें देनी है वो असल में ड्यूटीज़ है ना, कि कौन किस वजारत को देख रहा होगा तो वो उस पर काम करना शुरू करें, लोगों के लिए कुछ काम करके दिखाएं। और दूसरा जो है वो आपके वज़ीर ख़जाना साहब हैं कि वो सारी चीज़ें उल्टे जा रहे हैं। जो बातें बजट में जो लग रहा था कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश थी लोगों के लिए, वो भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ बैठें एक दफ़ा और एक दफ़ा में डिसाइड कर लें कि क्या करना है और बताएं। ये रोज़ छोटे मोटे ड्रामेबाजी के बजाय ना लोगों को बता दें कि हम ये कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो लग रहा है कि हुकूमत को खुद भी नहीं समझ आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यार इस बात को डिसाइड करें और कोई काम करना शुरू करें। और वो जो गवादर में कल हुआ है, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब से शिकायत लगाई है एक चाइनीज़ कंपनी ने कि हमने वो पानी के उस पे प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे थे कि हम तो पैसे भी दे चुके थे, 3 साल हो गए, हमारा काम नहीं शुरू हो रहा। तो इसके लिए फ़ौरी कोई
ऐसी रिव्यू कमेटी बनाई जाए जो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अब तो वो हैं, पहले वज़ीर आला थे, लेकिन उन्हें उनकी हुकूमत के लोग जो मौजूद हैं उन्हें पता होगा कि CPEC के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको फौरी तौर पे देखा जाए और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस पर फौरी एक्शन लेके उन पर काम शुरू कराया जाए। पहले ही बहुत लेट हो गया, अगर हमने इसको लेके चलना है तो इस पर फौरी काम करें, क्योंकि वो जो लोन्स हैं वो जैसे ट्रेन वाला मामला हुआ था ना कि बनी हुई थी और उसको लॉन्च नहीं किया, तो उसकी लॉन्च से पहले ही वो उसकी हमें किस्त पे करने का टाइम आ गया था। तो ये बाकी प्रोजेक्ट्स में जो है वो फौरी तौर पे काम शुरू हो और लोगों की सहूलत का अगर कोई काम है तो उनको कोई फ़ायदा हो। और ये जो CPEC बेसिकली ट्रेड रूट था ना, तो वो ट्रेड रूट कंप्लीट होगा तो कारोबार शुरू होगा, कारोबार शुरू होगा तो लोगों को कोई उनके आमदन के ज़राए बनेंगे। तो जनाबे वाला अपनी हुकूमत तो जो कर रही है, वो तो मिफ्ता साहब ने जो हमारे ऊपर एक वो कोड़ा लेकर खड़े हुए हैं ना, टैक्स और हर चीज़ का, बस महंगाई का, तो वो तो हमारा ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। जहाँ से कोई रिलीफ की उम्मीद है उस पर तो कोई काम कर लें। बहुत शुक्रिया।